हेलो यू ऑल। आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट वाला लेक्चर। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था स्टैट्स के, तो सारे लेक्चर मेरे हिसाब से कवर हो चुके हैं। एक जो लास्ट आपको समझाना बचा था वो क्वांटम स्टैट। ठीक है, तो कोई भी बात अब फर्दर करते हैं लास्ट में। पहले फटाफट से शुरू करते हैं, तुम लोग को बताते हैं कि हम क्या बताने वाले हैं तुम लोग को और क्या करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि तुम लोग को नाम से लग रहा होगा क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, है ना। क्वांटम भी है इसमें जुड़ी हुई और स्टैट भी है जुड़ी हुई। दोनों ही अपने आप में खतरनाक चीज़ है और दोनों का कॉम्बिनेशन तो और खतरनाक होगा, है ना। नाम से तो यही लग रहा है, बट जी थम जाओ थोड़ा। अब हम पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है चीज़ें आसान होनी चाहिए, है ना, वरना हमारा मतलब क्या रह गया। अच्छा सुनो, तुम लोग को पहले हम बताते हैं कि क्वांटम स्टैट खुद में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर कोई बात करते हैं जो हमें करनी चाहिए। ठीक है, देखो अच्छा पहले क्वांटम स्टैट मतलब ना, देखो एक तो तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे लगता है। ये तो तुम लोग को मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा था, 10⁻23 के, है ना। इतने इस रेंज के पार्टिकल पे आपका स्टैट एप्लीकेबल होता है। ठीक, अच्छा आप स्टैट से करते क्या हो, एनर्जी निकाल रहे हो और उस पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हो और उसका फंक्शन निकाल रहे हो, एंट्रोपी निकाल रहे हो, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ब्ला 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 ब्ला। समझ जाओ यार, सारा निकाल रहे हो। ठीक है, अच्छा क्वांटम में क्या करते हो, क्वांटम में भी तो एनर्जी निकालते हो शुरू से लेकर लास्ट तक। क्वांटम जब भी आपकी स्टार्ट होती है फिजिक्स में, टिल एट लास्ट, स्टार्टिंग से उठा लो लास्ट टॉपिक तक जाओ, एनर्जी तो कैलकुलेट कर रहे होते हो और क्या करते हो, है ना। क्वांटम भी तो बहुत छोटे पार्टिकल्स पे लगता है। अगर पार्टिकल बड़ा हो गया तो क्लासिकल अप्लाई नहीं हो गया, है ना। छोटे पार्टिकल्स पे ही लगना होता है क्वांटम भी। इसीलिए अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पता है कैसे होता है, यहाँ होता है। वो जो जैसे मान लो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। अब ब्लैक बॉडी को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, ब्लैक बॉडी को तो आप क्वांटम में भी पढ़ोगे, सॉलिड में भी पढ़ते हो, और फिर ब्लैक बॉडी को स्टैट्स में भी थर्मल में भी लेकर के आते हैं। तो भाई एक ही चीज़ को हर जगह क्यों पढ़ रहे हो, पहले तो ये समझो, एक ही चीज़ को हर जगह क्यों पढ़ रहे हो। देखो तुमको भी हम पहले एक छोटा सा बताते हैं, खैर बाद में ज़्यादा बताएंगे डिटेल नेक्स्ट पेपर पे। ठीक है, बट फिलहाल अभी एक छोटी सी चीज़ बताते हैं। माहौल बन रहा है तो भाई बात पूरी होनी चाहिए, है नहीं। देखो हमारा ना क्या होता है, जैसे हम फिजिक्स में ये सोचते हैं ना कि यार अब मेरे को ना फिजिक्स है यार, अब मेरे को ना 9 पेपर पढ़ने हैं, तो 9 तरीके के पेपर पढ़ने हैं सारे। मगर यार आप खुद सोचो पहले तो, फिजिक्स है ना, छोटी है ना, मतलब फिजिक्स है तो इसके इतने अगर सारे ब्रांचेस हैं तो सारे आपस में इंटरकनेक्ट तो होंगे, होंगे ना। अगर एक आदमी के 4 बच्चे हैं तो चारों के आपस में एक इंटरकनेक्शन तो है ना, कि उनका बाप तो सेम है, खून तो एक ही है ना। एज यूजुअल यार फिजिक्स में भी चीज़ें सेम है। जैसे देखो छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत मतलब चिन्ना सा चीज़। देखो आप ना कोई पार्टिकल उठाओ, पार्टिकल तो चलो दूर की बात हो गई, आप ना कोई मैटर उठाओ, ठीक, अच्छा उस मैटर को आप ध्यान से देखो। सपोज दैट आपको मैं बताऊं, जैसे देखो ये मार्कर है, ठीक, अब ये क्या है, सॉलिड है, ठीक, अच्छा अब इसी मार्कर को देखो, मेरी बात समझना कि हम क्या बता रहे हैं। इसी मार्कर को अगर मैं खंड खंड में करूं तो कई सारे एटम से मिलकर के ये बना होगा, पॉइंट है। जब इसमें एटम से मिलकर के ये बना होगा तो क्या इसमें एटॉमिक फिजिक्स लगी, लगी ना, ठीक, अच्छा अब एटम्स को भी सोचो। अब अगर इतने सारे एटम्स हैं तो उसमें उन एटम्स के अंदर कई सारे क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, ये सब भी तो प्रेजेंट होंगे, है ना। अब उनके अंदर भी तो कोई ना कोई रिएक्शन चल रहा होगा। आप खुद सोचो, आपका पूरा पार्टिकल फिजिक्स किस चीज़ को डिफाइन करता है, आपका जो पूरा पार्टिकल फिजिक्स है वो किस चीज़ को डिफाइन करता है, क्वार्क, एंटी क्वार्क, ये सब क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ें होती है ना,
है ना। एक एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर की चीजें है ना, ये सब क्वार्क, एंटी क्वार्क। आखिर हमारे न्यूक्लियस में एनर्जी कहाँ से आती है? न्यूक्लियस होता है, उसके जो साइडली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, कंटिन्यूसली बिल्कुल मूव कर रहा होता है। आखिर क्या है उस इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इतना मूव करेगा? कोई तो फोर्स वहां पे उसको बाइंड करके रखा होगा। और न्यूक्लियर में वो चीज कहाँ से आ रही है? न्यूक्लियर के अंदर क्वार्क, एंटी क्वार्क होता है। जब आप ना न्यूक्लियस को पढ़ोगे, थोड़ा सा आप डीप में जाओगे ना, तो चीजें आपको अपने आप क्लियर हो अपने आप चीज आपको क्लियर होगी। उन्हीं के रिएक्शंस में पूरी की पूरी पार्टिकल फिजिक्स बन गई, न्यूक्लियर फिजिक्स बन गई। तो इसी के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स आई। ठीक। अच्छा, अब अगर आप छोटे लेवल पे ही बात करो, तो अब उसमें भाई रिएक्शंस हो रहे हैं और पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो क्या इसी में क्वांटम बना? क्वांटम अप्लाई होगा वहां पर, है ना। सोचो, बात को सोचो मेरे। अब इसी को अगर मैं टेम्परेचर प्रेशर के रिस्पेक्ट में रखूं, कि मतलब इसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, या इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टैट और थर्मल अप्लाई हुआ सेम चीज पे। ठीक है, अब सुनो, इसी चीज के अंदर, वैसे ये तो प्लास्टिक है, इसी चीज को अगर मैं कई सारे एटम से मिल करके ये बना होगा, ठीक है, जब कई सारे एटम से मिलके ये बना होगा तो उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ होगा। उस स्ट्रक्चर डिफाइंड को आप सॉलिड में पढ़ोगे, वही तो हो गया आपका सॉलिड। ठीक, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अच्छा, इसी को आप एग्जामिन करोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सेम, टेम एंड अदर, एक्सआरडी वगैरह जिसको जिसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर फिजिक्स इसी से बना। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इसी के अंदर, अगर इनके एटम्स के अंदर अगर मैं करंट को फ्लो करवाऊं, या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश करूं, या ये डायमैग्नेटिक है, इंसुलेटर है, या इनके ऊपर अगर मैं काम करूं, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रोडायनेमिक बनी इसमें। ठीक। अब इसी को, वैसे तो ये इंसुलेटर है, अगर ये कंडक्टर होता या जो भी होता, अगर मैं इसके पूरे के अंदर मैं अगर करंट फ्लो करवाने की कोशिश करूं, और पूरे की अगर मैं बात करूं कि करंट इसमें से इसमें जा रहा है, और मैं यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक बनी। अच्छा, ये पर स्पीड क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, और क्या इसका फंक्शन है, उसको डिराइव आपने मैथमेटिकली करा, मैथमेटिकल फिजिक्स बनी। ठीक है। अब टिल एट लास्ट, क्योंकि ये बड़ा पार्टिकल है, विजिबल पार्टिकल है, इसको मैं गिराऊं, उठाऊं, इसकी एनर्जी सब कुछ क्लासिकल बना। समझ में आया कि हम क्या बोल गए? खुद सोचो, एक छोटे से मार्कर पे, एक छोटी सी चीज पे मैंने आपको पूरी फिजिक्स अप्लाई करके दिखा दी, टोटल। जानते हो, फिजिक्स का ना यही एक ब्यूटी है, जब आप उसको पढ़ोगे ना तो वो आपको हर जगह दिखता है। अब थोड़ा सा अपने टॉपिक को कंसीडर करें, तुमको मैंने बोला ब्लैक बॉडी पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, उस ब्लैक बॉडी को अगर आप थर्मल स्टैट में लेकर के आओ, ठीक है, तो थर्मल स्टैट में आप उसके बारे में क्या पढ़ोगे? उसमें कितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उनके आने जाओ, प्रोटॉन नहीं, फोटॉन्स, लाइट पड़ती है ना उस पर, फोटॉन्स, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस पर लाइट कैसे पड़ रही है, और फिर वो मतलब उस पर टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, कैसे इफेक्ट है, डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, एंड डिपेंडेंसी कैसे होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कैसे डिफाइन होती है। इस चीज़ को आप स्टैट्स में पढ़े, थर्मल में लेकर के आए, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर आप ब्लैक बॉडी को सॉलिड में लेकर के जाओगे, तो यही इसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। खैर वैसे ब्लैक बॉडी का तो कोई स्ट्रक्चर डिफाइन है नहीं कंप्लीटली, बट स्टिल ऑन, इसके स्ट्रक्चर को आप उसमें डिफाइन करोगे, सॉलिड में। ठीक। अच्छा, अब जो फोटॉन्स इसके अंदर आ रहे हैं वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं, वो अंदर जाके क्या कर रहे हैं, कैसे रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से टकरा करके।
न्यूक्लियर पे काम करा आपने सेम चीज में, ठीक। अब उसी चीज को सोचो, उसी चीज को आप ऐसे लेके सोचो कि फोटोन जब अंदर आ रहे हैं तो एक एक दूसरे से भी टकरा रहे होंगे, वो ब्लैक बॉडी के वॉल से टकरा रहे होंगे, वो उनके वॉल से टकरा के वो हियर एंड देयर वो घूम रहे होंगे, वहां पे उनकी एनर्जी चेंज हो रही होगी, उनकी एनर्जी में शिफ्ट हो रहा होगा, वो एक्साइट हो रहे होंगे, नीचे लेवल पे आ रहे होंगे, वो मूव कर रहे होंगे, है ना। उनसे एक रेडिएशन जो हो रहा है प्रोड्यूस अगर एक ब्लैक बॉडी से, तो वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो वैसे ही ना हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर का जो रिएक्शंस है फोटॉन्स का, उनका इतना भागना घूमना ये सब एंड ऑल, ऐसे ही ना प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे आप क्या बात करोगे, यहाँ पे आप क्वांटम आपका अप्लाई हुआ सेम चीज में, है ना। देखो चीजों को ना इंटरकनेक्ट करोगे, मजा आ जाएगा फिजिक्स पढ़ने में, यही आपकी फिजिक्स की रियल ब्यूटी है, ट्रस्ट मी। अच्छा, अब इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब लिटरली अपने टॉपिक पे आओ। क्वांटम स्टैट में क्या होता है, ब्लैक बॉडी आती है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का जो मॉडल है वो आता है, वाइट डॉर्फ्स होते हैं वो आते हैं, और डिपेंडेंसी होती है, थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स जो होते हैं उनकी डिपेंडेंसी होती है, और आइडियल फर्मी डिराक आ जाता है, इसी में अप्लाई होता है क्वांटम स्टैट में, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन हो जाता है, और क्या कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बोस आइंस्टीन का, फर्मी डिराक का या एमबी का, वो इसमें आ जाता है। ये सारे आपके क्वांटम स्टैट्स में अप्लाई होते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं आपको 1 बाय 1 सब कुछ एक्सप्लेन करना नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको हम एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1 चीज़ों को, ठीक। देखो अगर हम बात करें मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, जो एफडी मतलब फर्मी डिराक, एमबी और मैक्सवेल में कंक्लूड होता है, तो यार देखो सबसे पहले तो आपके में सवाल यही आ रहा होगा कि अभी तो हम डिस्ट्रीब्यूशन देख करके आए, है ना, मैक्सवेल से निकालना सिखाया आपको, और फर्मी डिराक से निकालना सिखाया आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह। तो अब क्या है, ये क्या चीज़ है, सुनो, देखो मेरी बात समझो कि हम क्या क्या आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मूले पे हम बाद में आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है, चीज़ों को पकड़ो एज इट इज। देखो समझो मेरी बात को, आपको मैंने लास्ट टाइम मतलब लास्ट लेक्चर नहीं, आपको मैंने पीछे क्या पढ़ाया था, एक सिस्टम होगा उसमें कई सारे एनर्जी लेवल डिफाइन होंगे, ठीक है, आप उसमें क्या निकालते हो। अगर मैं बोस आइंस्टीन की बात करूं, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम आपके लिए। देखो वही चीज ना सब पे एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे वही चीज सब पे एप्लीकेबल होगा, फॉर्मूलेज, क्योंकि एमबी का अलग है, फर्मी डिराक का अलग है, बोस आइंस्टीन का अलग है, तो फॉर्मूले बदल जाएंगे। बाकी चीज जो अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, वो तीनों पे सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये तीन अलग अलग भी क्यों लगते हैं, क्योंकि आपके पार्टिकल्स अलग अलग है ना, कोई बोस है, मतलब कोई बोसॉन्स है, कोई फर्मियॉन्स है, कोई क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, तो क्योंकि पार्टिकल्स अलग अलग है ना, तो ये सारे मेथड्स आपके अलग अलग होते हैं, ठीक, फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, मगर जो आपको कॉन्सेप्ट है ना, जो भी हम आपको जा रहे हैं बताने, वो तीनों के लिए सेम अप्लीकेबल होगा, ठीक। तो तीनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बोस आइंस्टीन ले लें, बुरा तो नहीं मानोगे, हैं, चलो सुनो, देखो सपोज दैट हम बोस आइंस्टीन स्टैट्स लेके चलते हैं, ठीक। पिछले मैंने जब आपको हम माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ वेज निकालने का तरीका, मतलब वोमेगा निकालने का तरीका, ठीक। अब आपको मैंने वोमेगा निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा था ni प्लस जी आई माइनस 1 होल का फैक्टोरियल अपॉन ni फैक्टोरियल और इंटू जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल। ni क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, जी आई क्या है, डीजेनरेसी, ठीक। अच्छा, उसमें आप क्या करते हो, एक पार्टिकल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आप निकाल देते हो, ठीक है। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो भी सेम चीज है। देखो कैसे, सपोज दैट एग्जाम्पल तो बनता है यार चीजों को नॉर्मल करने के लिए, ठीक है। देखो सपोज दैट हम एक ग्रुप लेते हैं, ठीक, इस ग्रुप में हम 1000 बच्चों को रखते हैं, ठीक। अब हमारे पास 5 कमरे हैं,
सपोज मेरे पास 5 कमरे हैं और मुझे उन 1000 बच्चों को 5 वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। अच्छा, आप क्या करोगे? अगर आपको मैं बोलूं कि मैंने जो है 100 को उठा के पहले वाले में भेज दिया, ठीक, 200 को उठा के दूसरे में भेजा, फिर 200 को उठा के तीसरे वाले में भेजा, ठीक। उसके बाद मैंने 400 बच्चों को उठा करके चौथे नंबर वाले में भेजा और उसके बाद 100 बच्चों को उठा करके वापस 5 वाले पे भेजा। मेरी बात समझ। मैंने 1000 बच्चे का ग्रुप लिया, ठीक। उस 1000 बच्चों के ग्रुप में मेरे पास 5 कमरे हैं और मुझे उनको 5 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। अब उठा करके मैंने 100 बच्चे को उठा के एक कमरे में डाला, 100 को दूसरे कमरे में डाला, 200 को एक कमरे में डाला, 200 को एक कमरे में डाला और 400 को एक कमरे में डाला। ज़्यादा तो नहीं हो गया? ठीक है। अच्छा, अब सुनो, अब मैंने सबसे ज़्यादा बच्चे किस में डाले? 400, 5वें वाले नंबर में डाले सबसे ज़्यादा 400 बच्चे, ठीक है। अच्छा, जब वहाँ पे 400 बच्चे होंगे उस कमरे में, अब मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे ये बताओ कि वो 400 बच्चे उस कमरे में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? वो 400 बच्चे उस पर्टिकुलर कमरे में, अब ध्यान रखो, मैंने अभी पूरे सिस्टम की बात नहीं करी, मैंने बच्चों को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक, बट मैंने अभी पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं कि अगर आपको मैं पूछूं कि वो 400 बच्चे उस पर्टिकुलर कमरे में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो बोसॉन्स है तो ni प्लस ji माइनस 1 फैक्टोरियल और अपॉन ni फैक्टोरियल और ji माइनस 1 फैक्टोरियल से हम वोमेगा निकाल लेंगे। हम जब वोमेगा निकाल लेंगे तो हमको नंबर ऑफ वेज पता चल जाएंगे कि वो बच्चे कैसे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉइंट है? अच्छा, ऐसे ही अगर आपको मैं बोलूं कि जिसमें वो 100 बच्चे थे उसका बताओ वो कैसे निकला, वहां पर मतलब किस तरीके से बच्चे डिस्ट्रीब्यूट है उस पर्टिकुलर कमरे में, तो आप क्या बोलोगे? भाई उसका भी आप निकाल दोगे वोमेगा, ठीक। अच्छा, तीसरे का बोलूं तो आप तीसरे का भी निकाल दोगे वोमेगा, ठीक। अगर मैं आपको टोटल सिस्टम का पूछूं कि मेरे को टोटल सिस्टम का इकट्ठे बताओ कि बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कितने हैं, कितने वेज में बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आप मुझे टोटल सिस्टम का बताओ, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। जो आपके 5 कमरे के 5 वोमेगा निकले होंगे, आप पांचों वोमेगा को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ वेज निकल आएंगे, ठीक। आप खुद सोचो, अब अगर मान लो, वैसे तो होना नहीं चाहिए, मगर अगर हम मिनिमम वे भी लेके चले, अगर मान लो तुम लोगों में से किसी को डाउट हो रहा हो, भाई हम मल्टीप्लाई क्यों करें, हम ऐड क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है भाई किसी को भी गुस्सा आ सकता है ना। आप कहो कि ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम तो ऐड करेंगे, है नहीं। आप कुछ भी कह देंगे, कुछ भी हम मान लेंगे। लो जी भाई, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं ताकि तुम लोग को अगर किसी को भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो वो भी ना हो। देखो, प्रोबेबिलिटी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, हम एक डाइस को जब थ्रो करते हैं, एक डाई को हम जब थ्रो करते हैं डाइस को, तो उसमें उसके कितने नंबर मतलब आने के टोटल चांसेस क्या होते हैं? होते तो उसमें 6 फेसेस हैं, तो हम क्या कहते हैं टोटल नंबर आने के चांसेस उसमें कितने होते हैं? हम 6 तो जोड़ के बता नहीं देते, सम तो करते नहीं है वहाँ पे, हम वहाँ मल्टीप्लिकेटिव रखते हैं प्रॉपर्टी, है ना। 6 6 36, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी हम उसकी रखते हैं 36 कि 36 वो कुछ भी 36 पॉसिबल वेज हो सकते हैं उसके आने के। मानते हो इस चीज को? है, अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं और अगर हम पॉसिबिलिटी आपके पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पूछे तो वहां पे 36 मैं बोल लूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है? मतलब जब इस चीज से एक चीज समझो कि जब आपका टोटल नंबर ऑफ वेज पूछा जाता है, टोटल तरीके पूछे जाते हैं, तो वहां पे जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ना, वो मल्टीप्लिकेटिव नेचर पे काम करती है, मल्टीप्लिकेटिव वे में चलती है।
तो वही चीज़ अगर मैं वहाँ पे अप्लाई करूँ जो आपका मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो जो ढेर सारे आपके निकले, जो आपके 5 निकले वोमेगा, अगर मैं आपको टोटल टोटल सिस्टम का पूछूं वोमेगा, तो क्या वो मल्टीप्लिकेटिव नेचर में नहीं होगा? होगा। ठीक, यही चीज आपकी होती है। अब देखो, अब उसमें एक बात मेरी और समझो। जब आपको मैंने 100 बच्चे दिए थे एक कमरे में, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक, टाइम तो लगा ही होगा डिस्ट्रीब्यूट करने में। अच्छा, अब आपको जब मैंने 200 बच्चे दिए एक कमरे में, टाइम लगा डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है, रैंडमली। अच्छा, जब आपको मैंने 400 बच्चे दिए थे तब भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक। अच्छा, अब मेरी बात बताओ, तीनों ही अवस्था में तुमको सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करने में किसमें समय लगा, किसमें टाइम लगा? 400 वाले में लगा। क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बच्चे, क्या ही बोल रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल लो, चलो जाओ तुम भी खुश रहो, छोड़ो, ठीक, सबसे ज्यादा है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा होंगे तो उनको अलग अलग वे में उनके उतने टाइप्स होंगे, उनको उतने टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में सबसे ज्यादा आपको समय लगेगा, लगेगा। तो वही आपका कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी बात फिर से समझो एक नॉर्मल वे में। अगर जिस सिस्टम में, एक ही सिस्टम के जिस लेवल पे, आपके जिस एनर्जी लेवल पे आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के सबसे ज़्यादा मतलब होती है प्रोबेबिलिटी, सबसे ज़्यादा मतलब कह लो टीडियस वर्क कह लो उसको, एज लाइक जैसे आप जो है सारे पार्टिकल्स को एक समझो, 5 तरीके के कमरे मैंने बोले ना, 5 रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करें ना, आप 5 रूम्स को 5 एनर्जी लेवल समझ लो, ठीक। उनमें अलग अलग पार्टिकल्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अलग अलग नंबर के पार्टिकल्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसी में अब अगर आपको मैं बोलूं कि सबसे ज़्यादा जिसमें पार्टिकल होंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपको टाइम होगा, लगेगा उनको संभालने में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उनको अरेंज करने में, ठीक है। तो जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा आपको टाइम लगे, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम लगे, वही आपका मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक। अब उसका मोस्ट प्रोबेबल नाम क्यों है यार? आप खुद सोचो, जहाँ पे 400 है तो वहाँ कोई चीज़ बेटरली डिफाइन होगी ना। आप मुझे छोटे सा बात बताओ, अगर मैं एक काम को करने के लिए अगर मैं वहाँ 5 बंदे रखूँ और उसी काम को करने के लिए मैं वहाँ 10 बंदे रख दूँ, तो हमारा काम किस चीज़ में होगा जल्दी, 5 में कि 10 में? ऑब्वियस है 5 में, है ना। तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूट होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, अब आप मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए, वोमेगा निकालने आपको पहले से आता था। अब टोटल नंबर ऑफ मतलब या फिर क्या टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, अगर मैं टोटल वेज की बात करूं होल सिस्टम की, तो एक वो मल्टीप्लिकेटिव नेचर होगा, वो भी आप समझ रहे हो, सारे वोमेगास को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब आपका जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे किस लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हुए, क्या हुए, कैसे हुए, उसका एक फॉर्मूला होता है Ni इज इक्वल टू GI अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा EI प्लस वन नीचे है, ठीक है। फिर से सुनो, Ni इज इक्वल टू GI अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा EI प्लस वन, ई के लेवल में प्लस वन। GI क्या हो गया आपका डिजेनरेसी, Ni क्या हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा बीटा कांस्टेंट, और EI क्या हो गया आपका एनर्जी लेवल डिफाइन किया आपने, ठीक। अच्छा, इस चीज से हम नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं।
इस तरीके से कि सबसे ज़्यादा पार्टिकल किस तरीके से डिफाइन हुए होंगे। Ni क्या है आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल से तो होगा जब आप निकालोगे, ठीक। अच्छा, इस वाले फंडे में आपके ना जो FD, B और MD हैं, इसी में आपके सेम फॉर्मूले में 3 चीज़ अप्लाई होती है। जैसे बोस आइंस्टीन के लिए आपने वहाँ पे नीचे +1 लगाया, फर्मी डिराक के लिए आप वहाँ नीचे -1 लगाते हो, और मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स के लिए आप वहाँ पे -0 लगाते हो। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, वो साइंटिस्टों ने डिफाइन करा यार, हर कुछ थोड़ी हम बता देंगे, है नहीं। मैं थोड़ी साइंटिस्ट हूँ वहाँ पे बन के बैठे हैं हम, ठीक। आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें वहाँ किस तरीके से माहौल बना होगा, ठीक है। देखो, जब ना दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है ना, कहानी होती है ना, क्वेश्चन मज़ा आता है करने में। जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे ना, आपका दिमाग अपने आप इमेजिन करने लगेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा, फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, कैसे अप्लाई हो सकता है, वो चीज़ आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। एज इट इज़ चलो चुपचाप से देखो। अब ये तो मैंने आपको बता दिया मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अच्छा, इस मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्री गैस इन मेटल, ये भी टॉपिक आता है आपका क्वांटम स्टैट में। इसमें क्या है, देखो यार सिंपल सी बात है इसमें, जैसे ना आपका स्पेसिफिक हीट पूछ देता है क्वेश्चन में कभी कभी। पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि आप सबने सुना ही होगा इस टॉपिक को, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल। अब क्या है ना, एक थोड़ी सी ना छोटी सी थ्योरी सुन लो मेरे से। देखो, सपोज दैट तुम्हारा कोई मेटल है, मान लो कॉपर है, ठीक। अब उस कॉपर में अलग अलग लैटिस साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसमें लैटिस साइट पे प्रेजेंट हैं वो वहाँ पे फ्री हैं। जो लैटिस में बाउंड है वो तो कोई बात नहीं, जो वहाँ पे फ्री है वो तो मूव कर सकते हैं ना। जब वो यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं तो आप मुझे एक बात बता दो जी बड़े प्यार से, अगर वो कितना भी मूव कर लेगा तो क्या मेटल की बाउंड्री तोड़ के बाहर भाग जाएगा कि मेरे को जाना है जाना है, मेरे को जाने ही दो, है। और मेटल जाने देगा उसको? पॉसिबल ही ना है। बाउंड तो एटलीस्ट वो रहेगा ही ना मेटल के अंदर, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूं, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नॉर्मल सराउंडिंग में आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो तो कहीं भी भाग सकता है ना, बिकॉज ऑफ वो बाउंड नहीं है, और ये तो यहाँ पे बाउंड है ना। तो इसका जो स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं ना, देखो वो डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटिस प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। कैसे, अब सुनो, देखो अब अगर मैं आपको बोलूं टोटल सिस्टम का स्पेसिफिक हीट क्या होगा, तो पहला स्पेसिफिक हीट तो ये कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ भाग रहा है, तो खुद उसका कुछ एनर्जी होगा, उसका अपना कोई कंट्रीब्यूशन होगा। अगर वो मूव कर रहा है यहाँ वहाँ तो मेटल में फ्रीली, ठीक। एक तो उसका ले लो, प्लस जब वो भाग रहा होगा तो किसी मेटल की बाउंड्री से टकराएगा भी, तो टकरा के वो वापस भी तो आएगा, बाउंड है ना वो वहाँ पे, तो एक उसका ले लो। इन्हीं दोनों को मिला करके टोटल स्पेसिफिक हीट बनता है। अब सुनो, भावुक न हो, डरो मत, क्वेश्चन इसके केवल और केवल डिपेंडेंसी पे बेस्ड आते हैं। अगर स्टैट का क्वेश्चन CSIR, गेट, इवन जेस्ट या इवन नेट, इवन जैम में भी अगर आएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी डिपेंडेंसी पे बेस्ड आता है बस, और वो उसमें से कुछ नहीं पूछते, ठीक है। इसकी डिपेंडेंसी पे बेस्ड आता है कि वहाँ पे वो मतलब डिपेंड किस तरीके से कर रहा होगा पार्टिकल, ठीक है, किस तरीके से उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लो या फिर टेम्परेचर कह लो, उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी। इस चीज़ के लिए आप लोग ज़्यादा भावुक मत हो, क्योंकि हम जब फॉर्मूला शीट बनाएंगे तो हम सबकी डिपेंडेंसी बहुत सही तरीके से लिख करके आपको देंगे। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स को पकड़ते जाओ, ताकि जानते हो कभी कभी ना जब आपको क्वेश्चन मिलता है ना, इवन स्टैट के क्वेश्चन में ही मैंने बहुत लोग का सुना है, उनको तो पहले यही समझ नहीं आता क्वेश्चन पढ़ के कि उसमें लगाना क्या है, उसमें अप्लाई क्या करना है।
क्योंकि उनको स्टार्ट की लैंग्वेज क्लियर नहीं होती, उन्हें उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। इसीलिए हम आपको ना सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट थोड़े से अपने क्लियर करते चलो, बाकी क्वेश्चंस का मत देखो, थ्योरी पे पकड़ होगी, क्वेश्चंस पानी की तरह होंगे, मेरी गारंटी है आपके लिए। ठीक है, चलो अब आता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बालकों वाली चीज़ है, ज़्यादा इसमें मेरे को फंसाओ नहीं। ठीक है, एक छोटी सी अगर मैं चीज़ बता दूं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, हर कुछ एब्जॉर्व करे। ठीक, जो हर कुछ एब्जॉर्व कर ले वो ब्लैक बॉडी। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल भी तो ऐसे कैसे मान ले। एग्जाम्पल, इसका मेन एग्जाम्पल आता है आपका लीड ब्लैक या प्लेटिनियम ब्लैक। ये सारे ब्लैक बॉडी ही कंसीडर किए जाते हैं, इनको मतलब ब्लैक बॉडी ही कंसीडर करा जाता है। ठीक है, अच्छा, सारी ब्लैक चीज़ें ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हर ब्लैक में ना कंप्लीट तरीके से वो लाइट को एब्जॉर्व नहीं कर सकता, इतना तो आपको पता होगा ना। हर कलर की अपनी अलग अलग इंटेंसिटी होती है, और खुद ब्लैक में भी 72 शेड्स होते हैं यार, सॉरी, खुद ब्लैक में भी ढेर सारे शेड्स होते हैं यार, है ना। उसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ तो दैट इज़ द ब्लैक बॉडी। लीड ब्लैक या प्लेटिनियम ब्लैक, ये ब्लैक बॉडी में आते हैं, कंसिडर करे जाते हैं। और इनका जो होता है ना, मतलब इनके भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो छोटे मोटे ग्राफ कभी कभी पूछा तब पूछता है तो पूछता है, वरना नहीं पूछता है। नंबर ऑफ पार्टिकल देगा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी पूछ देगा, या टेम्परेचर देगा नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंडेंसी पूछ देगा, या एनर्जी देगा टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी पूछ देगा, या स्पेसिफिक हीट देके टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी पूछ देगा। ठीक है, या एंट्रोपी देके टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी पूछ देगा। बस इसका भी पूरा खेल ना जी बस डिपेंडेंसी का ही है और कुछ नहीं है। तो इसके डिपेंडेंसी के लिए भी आप लोग परेशान मत हो। तो मैं हूँ वो क्या ही एक ही डायलॉग बार बार बोल रहा है यार, थक जाते हैं बोलते बोलते, है नहीं। अच्छा, अब आपको मेरे को क्या पढ़ाना है, देखो इसी में एक आता है 0 पॉइंट एनर्जी और 0 पॉइंट प्रेशर, इसी क्वांटम स्टार्ट में आता है। 0 पॉइंट एनर्जी अगर बोले तो नॉर्मल लैंग्वेज में, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन इज 0 पॉइंट एनर्जी। जब आपका 0 केल्विन का टेम्परेचर आप अप्लाई करते हो, या फिर कह लो कि जब आपने वहां पे कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया है, तो फिर वहां पर उस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, उसी चीज को 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ठीक, कभी कभी इसका मैंने क्वेश्चन देखा है, इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, मुझे तो अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, वैसे इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है 0 पॉइंट एनर्जी को डिफाइन करने का। तो कभी अगर एग्जाम में पूछेगा ना तो डायरेक्ट पूछेगा कि भाई 0 पॉइंट एनर्जी क्या होता है वो बता दो हमको बड़े प्रेम से, तो नॉर्मली फॉर्मूला पुट करके आंसर आ जाता है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं आपका। ठीक, एक और होता है फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन, तो यार वो भी समझ लो, वो भी तो वही बात हो गई। एक सिस्टम का अब फर्मी एनर्जी पूछा है ना, तो सोचो सिस्टम वही वाला डिफाइन होगा जिसमें फर्मी एनर्जी होगी। फर्मी एनर्जी कहाँ से आएंगी, फर्मियॉन से आएंगी, समझ रहे हो बात को। फर्मी एनर्जी कहाँ से आएंगी, फर्मियॉन से आएंगी। ठीक है, सिस्टम वही डिफाइन होगा फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन पे जिस सिस्टम में फर्मियॉन्स प्रेजेंट होंगे, फर्मियॉन्स बोले तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो वो सिस्टम जिसमें फर्मियॉन्स और आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, बेसिकली उस चीज को हम कह सकते हैं फर्मी एनर्जी सिस्टम। और उसका उस एनर्जी सिस्टम का अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर पे आप एनर्जी डिफाइन करते हो या निकालते हो, उसी को कहते हैं फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन। इसका कुछ नहीं आता, डायरेक्ट डिपेंडेंसी आती है बस। अगर इसको पूछना होगा तो उसको क्वेश्चन में पूरा मेंशन करेगा ये चीज़, फर्मी एनर्जी 0 केल्विन टेम्परेचर पे पूरा मेंशन करेगा। हम आपको छोटी से छोटी चीज़ बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ सको। ठीक, समझो चीज़ों को। अब आपका एक और चीज़ होता है बहुत तगड़ा, जैसे कि फर्मी एनर्जी है ना, वैसे आपका क्या बोलूँ मैं, हाँ फर्मी एनर्जी जैसे है वैसे एक और आपका डिफाइन होता है, लेट मी क्लियर, रुको बताते हैं।
देखो एक एक ये भी होता है, मुझे दिख गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन भी एक होता है, इसका कर्व होता है, इसके सिर्फ दो ही ग्राफ हैं बस, इसका और कुछ नहीं है, दो ग्राफ हैं। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन का कभी कभी टेम्परेचर और बोस आइंस्टीन टेम्परेचर मतलब टीवी शॉर्ट में कहते हैं, वो दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब निकालना होता है। मतलब जैसे जैसे ना आपका ना मतलब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट निकालना होता है। पहले तो आपको मैं बताऊं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन होता क्या है, पहले तो यही कहानी सुनो, ठीक है। और टीबी क्या होता है, ये कौन सा टेम्परेचर है, क्या है क्या नहीं है, ऐसे ही बता देंगे मैम थोड़ी हम मान जाएंगे, है ना, तुम लोग भी कम थोड़ी हो। पूरी बात सुनो। देखो उसमें ना होता क्या है कि आपका ना कोई सिस्टम है, जिस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपके बोसॉन्स हैं, ठीक। अब उसमें ये चीज़ अप्लाई होती है कि उसमें सिर्फ बोसॉन्स हैं, और जब आप उसमें टेम्परेचर अप्लाई करते हो ना कोई भी, जैसे जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है तब तो भाई ठीक है, मस्त पार्टिकल अपना घूम रहे, टहल रहे, नाच रहे, गा रहे, सब है ठीक। जब पार्टिकल पे टेम्परेचर लगता है, जब उस सिस्टम पे लगता है टेम्परेचर, सारे पार्टिकल भाग के नीचे। सपोज दैट कोई क्लास है, उसमें टीचर है नहीं, सारे बच्चे अपना या मौज काट रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे, टहल रहे, चिल्ला रहे, गा रहे, ठीक। जैसे पता चला टीचर आ रहा है, सारे के सारे भाग के एक जगह स्टेबल। यही बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है, सही बता रहे हैं। कहीं भी अगर आप पढ़ोगे ना, इतने कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज में लिखा है, भगवान पता नहीं क्यों। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं, सही यही होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। और जो आपका जो टेम्परेचर होता है ना, टीबी, जिसको अभी आपको अभी मैंने आपको बोला बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन टेम्परेचर, है ना, ये भी यही होता है। वो टेम्परेचर जहां पे सडन सारे पार्टिकल झट से नीचे आ जाए ग्राउंड स्टेट पे, ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स फॉल इन ग्राउंड स्टेट, वही आपका टीबी होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर। यार तुम सोचो, बोस आइंस्टीन लगा है तो बोसॉन्स पे अप्लाई हो रहा होगा, ठीक। अच्छा, कंडेंसेशन वाला वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं कंडेंसेट हो रहे होंगे चीजें, चीजें कहीं ना कहीं कंडेंसेट हो रही होंगी, पार्टिकल्स एक कंडेंस फॉर्म में आ रहे होंगे, मतलब सिमट रहे होंगे, एक पास आ रहे होंगे, ठीक। और वहां टेम्परेचर अप्लाई हुआ है, तो बस किस चीज को फैलाने की क्या जरूरत है, मानते हो ना। बस यही होता है। अच्छा, इसका ना कभी कभी आपको, जैसे नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, कभी कभी ना इसका जैसे ना घुमा देता है, घुमा जैसे देता है ये कि आपको ना क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है कि आप बताओ कि पार्टिकल्स यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, फिर उसने ऐसे हुआ, तो अब आप बताओ टी इज लेस देन टी बी या टी इज ग्रेटर देन टी बी, ये सब आप बताओ। कभी कभी ऐसा पूछता है, मैंने कई जगह क्वेश्चन देखा है इसका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन का, इसलिए हम आपको इतना बता रहे हैं। जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो तो अपने आप समझो। देखो, एक सिस्टम में एनर्जी लेवल में पार्टिकल्स कई तरीके से डिफाइंड है, कई तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो नॉर्मल टेम्परेचर पर है, ठीक, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं नॉर्मली, ठीक। अगर टी बड़ा है टीवी से तो पार्टिकल मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब पार्टिकल्स अपने आप में बहुत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अच्छा, जब टी को इक्वल कर दोगे टीवी के, मतलब जब टेम्परेचर आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर के इक्वल होगा, तो धीरे धीरे आपके पार्टिकल्स ना कंडेंस होने लगेंगे। मतलब वो एक्साइट लेवल पे अगर वो होंगे, अगर वो ऊपर के लेवल पे होंगे, तो धीरे धीरे फ्रीज होने लगेंगे, वो धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे आने लगेंगे, ठीक। अच्छा, जब टी बड़ा हो जाएगा, टी छोटा हो जाएगा, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन टेम्परेचर बड़ा हो जाएगा, टेम्परेचर छोटा हो जाएगा, तो आपके उस टाइम पे नंबर ऑफ पार्टिकल ग्राउंड स्टेट पे आ चुके होंगे, ठीक। अगर t इज इक्वल टू 0 होगा तो सारे पार्टिकल्स नीचे आ चुके होंगे। अब इस चीज को एक और तरीके से समझो, मान लो कोई मेटल है, अब उसमें मैंने टेम्परेचर दे दिया, अब भाई टेम्परेचर दे दिया तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भागने लगे, यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। फिर मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर लो किया उसका,
ठीक, उसको मैंने बोस आइंस्टीन टेम्परेचर के इक्वल करा, पार्टिकल धीरे 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 नीचे आने लगे, फिर मैंने टेम्परेचर झट से बहुत नीचे कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो जब झट से मैंने नीचे कर दिया, इसका मतलब मैंने बोस आइंस्टीन टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक। तो मोस्टली ऑलमोस्ट, जैसे ना देखो हमारे वर्ड्स को पकड़ना, मैंने टोटल पार्टिकल नहीं बोला, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन में ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, ऑलमोस्ट। बट कुछ दुष्ट पार्टिकल भी तो होते हैं, जैसे तुम लोग में से कोई कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कुछ दुष्ट पार्टिकल भी तो होते हैं, मानते ही नहीं है बात, आने ही नहीं है नीचे, हमें मानना ही नहीं है कितना भी चिल्ला लो, है नहीं। सेम हाल पार्टिकल्स का भी है, मानना ही नहीं है उनको कि उनको नीचे भी आना है, तो वो टंगे रहते हैं ऊपर अपना बढ़िया। फिर भैया T = 0 केल्विन कर दो, मतलब मैंने टेम्परेचर पूरा ही गायब कर दिया, सारे के सारे पार्टिकल चुपचाप सन्नाटे में नीचे। मतलब बच्चे आराम से अपना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बात ही नहीं माननी है। फिर आया टीचर, कुछ जो शरीफ बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, डर के मारे अपने अपनी जगह पे आ गए, बट कुछ दुष्ट बच्चे भी तो होते हैं, यो बिल्कुल कॉलर वॉलर ऊपर करके घूमना है, मानना ही नहीं है किसी की बात। फिर आता है भाई तगड़ा वाला प्रिंसिपल, फिर जब वो कायदे से लगाता है ना, तो सारे अपने अपनी जगह पे सेट हो लेते हैं चुपचाप, ठीक। सेम चीज यहाँ पे भी सेम कहानी अप्लाई हो रही होती है। लैंग्वेज में जब पूछता है, ध्यान रखो हम आपको इतना कहानी इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी लैंग्वेज में पूरा दे के पूछता है कि पार्टिकल यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, फिर ऐसे आ गया, फिर नीचे आ गया, अब बताओ टी ज़्यादा कि टीबी ज़्यादा। यहाँ पे पकड़ना चीज़ों को, ठीक। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल घूम रहे होंगे, टेम्परेचर टीबी के इक्वल होगा तो पार्टिकल धीरे धीरे कंडेंस होने लगेंगे, टीबी ज़्यादा हो जाएगा, टी कम हो जाएगा, टीबी ज़्यादा हो जाएगा तो पार्टिकल ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल पर आ चुके होंगे। जब टेम्परेचर एकदम 0 केल्विन हो जाएगा, उस टाइम सारे के सारे ग्राउंड स्टेट पे आ चुके होंगे, ठीक। अच्छा, इसके भी जो क्वेश्चंस पूछता है ना, बेसिकली वो डिपेंडेंसी पूछ देता है आपका, ये टेम्परेचर पे या फिर डेंसिटी वगैरह पे डिपेंडेंसी पूछ देता है। बेसिकली इसमें कुछ और बहुत ज़्यादा आता नहीं है, तो ज़्यादा इसमें भावुक होने की, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत तो है नहीं इसमें। और आपको क्या बताना था मुझे, और आपको मेरे को बताना था, हाँ देखो मैंने ना अभी आप लोग से वाइट ड्रॉप्स की बात करी। वाइट ड्रॉप्स क्या है, वैसे देखो आता तो ये है नहीं, बट ना मैंने ना कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस में इसको सुना है। अगर किसी ने स्टैट्स बोला या थर्मल बोला तो कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है कि वाइट ड्रॉप्स क्या होता है। वैसे तो वो एग्जाम के पर्पज से ये है नहीं, बट कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए देखो हम इसमें कुछ बता नहीं रहे आपको, बट नॉर्मल एक इंट्रो दे रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में अगर किसी ने पूछा या कुछ हो तो एक नॉर्मल दिमाग में इंट्रो तो रहे कि हाँ वाइट ड्रॉप जैसे नाम की भी कुछ चीज़ होती है, वरना आप कहोगे भाई हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये नाम ही क्या है, हमें सुना ही नहीं, ठीक। एक नॉर्मल इंट्रो ले लो। ये क्या होता है, वाइट ड्रॉप्स इज जस्ट लाइक ए स्टार, ठीक। वो ना जस्ट लाइक क्या, वो स्टार्स ही होते हैं जो मतलब फेंटर होते हैं, फेंटर इन द सेंस जो लेस ब्राइटनिंग, मतलब जो कम चमकते हैं। कुछ स्टार्स जो अपर लेवल पे बहुत कम शाइन करते हैं, लिटिल बिट, उनको वाइट ड्रॉप्स कहा जाता है। उनके अंदर बेसिकली देखो कंटेंट तो वो हीलियम करते हैं स्टार्स, ठीक है, तो वो हीलियम कंटेन करते हैं। उनकी डेंसिटी अप्रोक्स जो है 10⁻10 होती है। इट मीन्स कह सकते हैं कि वो 10 टाइम्स हायर डेंसिटी कम मतलब कंटेन करते हैं इन कंपैरिजन टू सन। आप कहोगे भाई ऐसा कैसे, भाई होता है क्योंकि वो अगर बहुत दूर है, वो इतना लेस ब्राइट है, इसका मतलब कि ये भी तो कह सकते हो कि वो भाई बहुत दूर है इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है ना। वो उनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या मतलब वो कितना ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल है, तो उनकी डेंसिटी ना अगर आप कहो तो 10 टाइम्स ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सन, ठीक। अच्छा, बेसिकली हीलियम उनके अंदर होता है और उनके अंदर ना फर्मी-डिराक लगता है क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वहाँ पे जब रिएक्शंस हो रहे होंगे ना, भाई स्टार है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस तो हो ही रहे होंगे, तो वहाँ पे ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ वहाँ भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे हीलियम है ना यार। आप खुद सोचो हीलियम क्या है, हीलियम खुद भी तो एक मेटल है ना,
जब मेटल होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही तो प्रेजेंट होगा, क्लासिकल पार्टिकल थोड़ी चला जाएगा या बोस पार्टिकल थोड़ी आ जाएगा। ठीक, वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि वो प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे फर्मी डिराक लगता है। अब क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन है भाग रहे हैं तो उनका मोमेंट निकालने के लिए आप जैसे आप निकालते हो E इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ऐसे करके आप उसका मोमेंटम या एनर्जी डिफाइन कर सकते हो उसकी। ठीक है, जिसमें से P आपका हो गया मोमेंटम, M हो गया मास, C हो गया स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अच्छा बस यही होता है जी आपका वाइट ड्वार्फ्स, जो आपकी अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, अब आपका एक लास्ट चीज बचता है फेज ट्रांजिशन, जो कि इसको अच्छे से जा करके आप पढ़ोगे सॉलिड में, हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ाएंगे इसको सॉलिड में। फिलहाल अभी इसमें अगर आप स्टार्ट में पढ़ो तो देखो नॉर्मल समझो, जब कोई चीज अपना फेस ट्रांजिस्ट करता है, जब कोई चीज अपना फेस चेंज करता है तो वहां पर हम उसके ट्रांजिशन को कहते हैं फेस ट्रांजिशन। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड गैस में हो गया, सॉलिड गैस में हो गया, गैस लिक्विड में चेंज हो गया, सॉलिड गैस में चेंज हो गया। ठीक है, जो ये यहाँ पे ट्रांजिशंस हो रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक, सुपर कंडक्टर टू नॉर्मल कंडक्टर। अभी सुपर कंडक्टर क्या है क्या नहीं है, ये सब डिटेल हम आपको बताएंगे वहां पर सॉलिड में। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली एक छोटा सा इंट्रो ही है, क्योंकि देखो पार्टिकल्स के, देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि जो होता है ना उसको आप हर तरफ से डिफाइन कर सकते हो, उसको सब कंटेन करता है। वो सॉलिड भी कंटेन कर रहा है, वो न्यूक्लियर भी कंटेन करेगा, एटॉमिक भी कंटेन करेगा, वो सब कंटेन करेगा। ठीक है, तो इसको नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हो कि देखो बेसिकली ये सॉलिड ज़्यादा कंटेन कर रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, पार्टिकल से चेंज मतलब पार्टिकल की बाउंडिंग सिस्टम जो है वो चेंज हो रही है, और टेम्परेचर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, दैट्स वाई ना इसको स्टार्ट में भी कंसिडर करते हैं। बट ऐसा कुछ डिफरेंट होता नहीं है, सॉलिड का यहाँ सब सेम होता है, कुछ ऐसा दिक्कत है नहीं। बट स्टिल ऑन भाई अगर बताना बनता है, वरना आप बुरा मान गए तो। ठीक, देखो यही फेज ट्रांजिशन होता है। इसका एक नॉर्मल सा ग्राफ होता है जिसको फेज डायग्राम कहा जाता है, जो प्रेशर टेम्परेचर कर्व भी कहा जाता है। इसका एक ट्रिपल पॉइंट डिफाइन होता है जो बिल्कुल बीचों बीच होता है, जिसको आप कह सकते हो कि वहां पे तीनों स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहते हैं। ठीक, अच्छा बस बेसिकली यही है आपका फेज ट्रांजिशन। इसी में आपका दो टाइप होगा, एक फर्स्ट ऑर्डर एक सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर वो जो पहले ही पार्ट में जो डिसकंटिन्यू हो सकते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होते हैं, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है या लिक्विड से वेपर में हो रहा है ना। तो ये सारे आपके फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में आ सकते हैं, और इनका अपना एक सर्टेन ग्राफ होता है। और जैसे सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, तो जैसे फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक है, या ऑर्थो हीलियम टू पैरा हीलियम है, या फिर कंडक्टिंग स्टेट टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, ये सारे आपके सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में आते हैं, जिसमें कि आपका गिब्स फ्री एनर्जी डिसकंटिन्यू होता है, और गिब्स फ्री एनर्जी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटिन्यू होता है। ठीक, इनका भी अपना एक ग्राफ है। जैसे आप ना इसको ध्यान रख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ फर्स्ट ऑर्डर में फेज ट्रांजिशन में होती हैं, कौन कौन सी चीज़ सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में चेंज होती हैं। इसका भी कोई पंगा नहीं है, ज़्यादा भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जब आप लोग को अभी फॉर्मूला शीट मुझे लगता है कि हम कल तक आपको दे देंगे। ठीक है, तो हम कल तक में आपको सारा ये सब कंसिडर करके देंगे। अभी देखो, अभी आपको मैंने बेसिकली आपको वर्बली चीज़ें बताई हैं, आपको दिखाई नहीं है, जानते हो इसीलिए नहीं दिखाई हैं। इन पे क्वेश्चंस ना केवल और केवल डिपेंडेंसी पे बेस्ड आते हैं और कुछ नहीं आता है। डिपेंडेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप लेके चल सकते हो आगे तक, वो सारा हम आपको पूरा स्टार्ट विद इन मुझे लगता है कि 3 पन्ने में, 2 या 3 पन्ने में पूरे स्टार्ट के जितने भी आपके वो होंगे ना, क्या पूरे स्टार्ट के जितने भी आपके डिपेंडेंसी होंगी, क्वेश्चंस होंगे, मतलब क्वेश्चंस कह रहे हैं फॉर्मूलेज होंगे, बेसिकली जो भी होगा टेले क्लास शुरू से लेकर अंतिम तक जितना भी है वो सारा इसमें कंक्लूड कर देंगे हम। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की या यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, हैव पेशेंस, हम आपको सारा प्रोवाइड करते हैं बना करके एक कंप्लीट। ठीक है, आपका कोई भी स्टार्ट का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलो
फिलहाल स्टार्ट मेरे हिसाब से पूरी हो गई, कवर अप हो गई, पूरी ख़त्म। और एक बात और है, अगर आपने ढंग से स्टार्ट पढ़ा है ना तो आपका थर्मल का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, क्योंकि थर्मल में बेसिकली यार दो ही तीन चीज़ बचती है, कार्नोट साइकिल और मैक्सवेल का जो आता है इक्वेशंस वगैरह पूछ देता है ये सब। तो वो जो मैंने आपको दो मशीन गन्स बताए थे H1 एंड H2, उसी से वो भी निकल आता है, बट उसका भी हम आपको ट्रिक बता देंगे माइंड में सेट करने का, रखने का। और बाकी कुछ और है नहीं बचा, तो मेरे हिसाब से तो कवर अप हो गया। आप पढ़ो, शीट्स को लगाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बाकी ना कल एक और हम लेक्चर कंटेन करेंगे जिसमें कि हम आपका स्टैट्स का थोड़ा सा समराइज कर देंगे, और कि अब तक आपको मैंने क्या पढ़ा है एक ओवरव्यू कर देंगे। और थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया ना थर्मल जो आपका जा रहा है उसको हम नॉर्मल वे में कंक्लूड कर देंगे, ताकि आपके थर्मल के क्वेश्चंस भी ना अटकेंगे नहीं। और जो हम शीट बनाएंगे ना, हम उसमें थर्मल के भी जितने भी फॉर्मूले और डिपेंडेंसीज होंगी वो भी हम सारा उसी में डाल देंगे, सारा डाल के हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा बचता नहीं है। कल एक और वीडियो अपलोड करते हैं आपका थर्मल और इसको कंटेन करके थोड़ा सा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ना आपका थर्मल भी कवर अप हो जाए पूरा का पूरा। फिर तो यार आप मुझे बताओ कि पूरी स्टार्ट खत्म हुई। अब आप मुझे बताओ कि पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे मैसेजेस देखे थे कि हमें स्टार्ट समझ ही नहीं आता है, स्टार्ट नहीं आ रहा है, स्टार्ट नहीं आ रहा। भाई क्या पहाड़ हो रखा है स्टार्ट में। अब मुझे बताओ, तुमने पूरी स्टार्ट पढ़ ली मेरे से, टफ है स्टार्ट है, ऐसा कुछ है जिसमें पल्ले नहीं पड़ने वाला है। कुल मिला जुला करके आपको अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो आपको चीज़ें बिल्कुल नॉर्मली बता सके। खैर, मैंने अपने तरीके से आपको बहुत नॉर्मल वे में बताने की कोशिश करी है। तो बताना अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया या कोई दिक्कत है तो बताना मुझे, फिर हम ट्राई आउट करेंगे। बाकी फिर परसों से एक नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक को जितने तुम लोग हल्के में लेते हो ना, देखा है मैंने, उतना हल्का होता नहीं है एटॉमिक। चलो हम पढ़ाते तुम लोगों को समझ में आएगा। खैर उतना टफ भी नहीं होगा, डरो मत। हम पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है टफ चीज़ भी हम नॉर्मल करके पढ़ाएंगे तो मज़ा आएगा। इट्स जस्ट लाइक अ वेब सीरीज़, देखा है नेटफ्लिक्स वगैरह पे है, वैसे जस्ट लाइक अ वेब सीरीज़ पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा तुम लोगों को ये टॉपिक पढ़ने पे, पूरा कहानी की तरह, ठीक है। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं, तुम लोग को मजा आएगा पढ़ने में। फिलहाल कल एक और वीडियो अपलोड करते हैं इस पे बेस्ड, उसके बाद फिर तुम लोग क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेन है, प्रैक्टिस करना तुम्हारा ही मेन है। वो तुम लोग करते चलो और फिर पढ़ो अपना आराम से बढ़िया, ठीक। इसको खत्म करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पेपर पे आते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ हो, एनी टाइम फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मुझसे बात करो, मैसेज करो, जो करना है करो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, ठीक है। चलो टिल देन कल करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यार कितना पकाओगे, अब घर जाओ, कितना पढ़ोगे। चलो टिल देन, बाय बाय।